गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक हफ्ते की दूरी के बाद हम फिर से आपसे मिल रहे हैं। अभी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है लेक्चर्स की, लेकिन लेक्चर्स रेगुलरली एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूं कि हफ्ते में एक लेक्चर तो आना ही चाहिए। और आज का लेक्चर 2 लेक्चर के बराबर ही समझिए, बिकॉज इट विल बी अ वेरी लॉन्ग लेक्चर। 45 से 50 मिनट का लेक्चर, इट्स अ लॉन्ग लेक्चर। लेकिन कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे इतना बड़ा लेक्चर लेना पड़ा ना। आप सब लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा सस्पेंस भी नहीं है। पिछला लेक्चर जहां छोड़ा था वहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आने वाले लेक्चर में जॉब एप्लीकेशन के बारे में बात करें। बोर्ड एग्जाम्स में 7 मार्क्स का टॉपिक है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, सेकेंड हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज फार एज इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंसर्न। प्लस ये प्रैक्टिकली यूजेबल टॉपिक है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जब भी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उस वक्त इस टॉपिक का रेलेवेंस गजब का होगा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल के टॉपिक की तरह मत देखिए। आप जब भी आफ्टर 12th और आफ्टर योर ग्रेजुएशन, whenever you are applying for a job, this particular topic will be highly useful to you, बहुत काम आने वाला है। इसीलिए आज का लेक्चर पूरा ध्यान से सुनिए। आज के लेक्चर के जो की पॉइंट्स हैं वो इतने काम वाले हैं, इतने काम के हैं आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते। बट अगर आज का लेक्चर किसी बच्चे ने थरली अटेंड कर लिया, कि 45-50 मिनट्स पूरे ध्यान से सुन लिए, देख लिए, तो पूरा 7 मार्क्स का टॉपिक आपके सामने क्लियर हो जाता है। इसीलिए इंग्लिश में कहा हुआ था, वेल बिगन इज अ हाफ जॉब डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझो आधा काम हुआ तुम्हारा। ये भी इसी तरह से, अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने सिस्टमैटिकली अटेंड कर लिया, आधा काम तुम्हारा यहीं खत्म हो जाता है। तुमको और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, एक भी मिनट गवाए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्राफ्ट a perfect job application। अब सबसे पहले कुछ बेसिक छोटी छोटी जानकारियां हैं जिन्हें इकट्ठा करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, जॉब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आपका जो जॉब एप्लीकेशन है, इट यूजुअली कंप्राइजेज ऑफ 2 टॉपिक्स। इसके अंदर 2 टॉपिक इंक्लूड होते हैं। पहला, एप्लीकेशन लेटर, जिसमें आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं। और दूसरा, आपका रिज्यूमे या फिर सीवी। इसे रिज्यूम मत कहिएगा, ये बहुत गलत काम होता है, गलत चीज होती है। इसको रिज्यूम नहीं, इसे रेज्यूमे कहते हैं। आप अगर ध्यान से देखो, ई के ऊपर हमने बार लगाया है। ये बार जो साइन होता है, ये प्रोनाउंसिएशन को ई नहीं ए बना देता है। कुछ छोटी सी बारीकी है इंग्लिश भाषा की। आप लोगों ने अक्सर कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स लैक्मे देखा होगा, उसको लैक्मी नहीं कहा जाता, उसको ध्यान से देखिए, उसको लैक्मे कहा जाता है। और अगर आप उसका ई का सिंबल देखेंगे तो उसके ऊपर आपको उसको एक बार दिखता है, इसीलिए उसको लैक्मे कहते हैं, लैक्मी नहीं कहते हैं। ये जो बार का साइन आता है ना बेटा, दिस इंडिकेट्स के प्रोनाउंसिएशन होगा ए, सो इट्स कॉल्ड रेज्यूमे एंड सी। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सिंगल टॉपिक नहीं है, बेसिकली वो 2 टॉपिक्स को मिलाकर बना है। एक है एप्लीकेशन लेटर, जिसके थ्रू आप नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, अप्लाई करते हैं, और दूसरा है उसके अंदर रेज्यूम। ना, दोनों का अपना अपना वेटेज है, दोनों का अपना अपना कंटेंट है, ठीक है। बट मैं मोटा माटी दोनों को बाइफरकेट करके दे दूं तो एप्लीकेशन का वेटेज है 4 मार्क्स का, जो आप
एप्लीकेशन लेटर ड्राफ्ट करते हैं उसके कंटेंट का वेटेज है 4 मार्क्स का, और जो रेज्यूमे है उसका कंटेंट वेटेज है 3 मार्क्स का। तो अगर आप यहाँ भी परफेक्शन के साथ चले गए और यहाँ भी परफेक्शन के साथ चले गए, दोनों एकदम परफेक्ट कर लिए, तो आप टोटल 7 मार्क्स ले सकते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये इकलौता राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है। आई रिपीट माय वर्ड्स, ये इकलौता, द ओनली टॉपिक इन राइटिंग स्किल्स जहां पर आप 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर सकते हैं। 7 आउट ऑफ 7 बोर्ड एग्जाम्स में मिले भी हैं। बीइंग अ बोर्ड करेक्शन टीम मेंबर, आई हैव आल्सो गिवन 7 मार्क्स। बोर्ड पेपर करेक्शन के टाइम पे मैंने खुद ने 7 on 7 इस टॉपिक पे दिए। तो ये बहुत बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम सबको बहुत केयरफुली इस टॉपिक को सीखना है। ओके, सो बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दो। जॉब एप्लीकेशन बेसिकली क्या कंप्राइज करता है? एप्लीकेशन लेटर और रेज्यूमे। ना हमें कैसे पता चले कि कहीं नौकरी खाली है? सोर्सेस, क्या सोर्सेस है? ये आपको लग रहा होगा सर क्या आप बता रहे हो हमको? बेटा, लेटर ड्राफ्टिंग करते वक्त जो शुरुआत होती है ना लेटर की, वही सोर्स से होती है। अगर किसी कंपनी में, किसी एंटरप्राइज में नौकरी खाली है, तो आपको कैसे पता चला? उसका कोई सोर्स होना चाहिए। तो सोर्सेस क्या होते हैं? पहला, न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया होगा, ठीक है। दूसरा, मैगजीन्स, अलग अलग मैगजीन्स में भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। देन ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, naukri.com, monster.com, ये सारे जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, इनसे भी आपको जानकारी मिल सकती है कि कहां कौन सी नौकरी खाली है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पर्सन, मतलब कंपनी के अंदर काम करने वाला या कोई बाहर का व्यक्ति जिसे जानकारी मिली हो कि भाई नौकरी खाली है। कई बार हम लोग इस पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। अगर मुझे कम समय में कोई रिक्रूटमेंट करना है, तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड डालूंगा, वो छपेगा, कोई पढ़ेगा और मुझे भेजेगा। इट विल टेक एटलीस्ट अ वीक्स टाइम। मुझे रिक्रूटमेंट हार्ड एंड फास्ट करना है, तो मैं अपने सोर्सेस को, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, उनको बोलता हूँ कि भाई यार देखो ना कोई अच्छा बंदा हो तो, और वो उनके थ्रू मैं पहुंचता हूँ। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी जिस इंसान के कहने पर या मदद पर आपको जॉब मिल रहा है, या मिलना तो दूर है, एप्लीकेशन दे रहे हैं आप, तो उसकी जानकारी देना जरूरी होता है कि आपको किसने बताया कि यहाँ पे नौकरी खाली है। सो सोर्सेस कौन से हैं बेटा? आई रिपीट, सोर्सेस कौन से हैं? तो सोर्सेस यूजुअली 4 होते हैं। पहला न्यूज़पेपर, दूसरा मैगजीन, तीसरा ऑनलाइन पोर्टल्स, और चौथा कोई व्यक्ति या पर्सन। ठीक है, अब हमेशा की तरह फटाफट बोर्डवर्क कॉपी करिए। 30 सेकेंड्स का मैं लूप ले रहा हूँ, यहाँ पे फटाफट कॉपी करिए। वी विल बी बैक विथ यू इन 30 सेकेंड्स। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बन गया बोर्ड के ऊपर। वेल बेटा, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीधी सीधी चीजें आपको पता तो होना चाहिए कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। उसके बिना
आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, रेज्यूमे कैसे बनाएंगे। सो हम आपके लिए लाए हैं चार्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस। अगर आपके पास ये जानकारी है तो आप अपना रेज्यूमे आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे आपको अगर अकाउंटेंट बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, HSC, BCom, MCom। ये HSC बेसिकली रिफर्स टू 12th standard, that is also known as 10+2. Okay, so HSC, BCom, MCom। उसी तरह से अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम का टीचर बनना है तो BCom, MCom और B.Ed चाहिए होगा। B.Ed स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। साइंस स्ट्रीम टीचर बनना है तो BSc, MSc, B.Ed बनना है। मतलब आप अगर जॉब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनको कॉमर्स टीचर चाहिए, साइंस टीचर चाहिए, लैंग्वेज का टीचर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेट करनी होगी। आर्ट स्ट्रीम का टीचर तो BA, MA, B.Ed। ओके, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये पुराने जमाने में इनको सेल्समैन या सेल्स गर्ल भी कहते थे, लेकिन वो बहुत ही अनसूटेबल वर्ड था, प्रोफेशन की डिग्निटी नहीं थी, इसीलिए नाम बना के दिया गया सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, SSC बेसिकली रिफर्स टू 10, HSC 10+2 and then graduation in any discipline, that is BCom, BA या फिर BSc। उसी तरह से अगर आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपका होना चाहिए HSC, BCom, BBA, then MBA विद स्पेशलाइजेशन, यानी जिस मैनेजर की नौकरी खानी, फिनांस, मार्केटिंग, सेल्स, HR, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। देन अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करना है, रिपोर्टर या टीवी एंकर के लिए, तो क्वालिफिकेशंस होती हैं HSC, BCom, BA, BSc यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन प्लस डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। अगर आपको ऑडिटर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना है, ऑडिटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। सो द चार्ट विल गो ऑन लाइक दिस, HSC, BCom एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सिमिलरली लाइब्रेरियन, अब बेसिकली आजकल लाइब्रेरियन का काम सिर्फ बुक शेल्फ में किताबें मैनेज करना नहीं, इसको इंफॉर्मेशन सेटअप से भी लिया जाता है, क्योंकि आजकल जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो डिजिटल हैं, कंप्यूटराइज्ड है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, HSC या फिर BLS, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये बहुत अच्छी डिग्री है और इसकी डायरेक्ट प्लेसमेंट होती है कई सारी यूनिवर्सिटीज के थ्रू। देन कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके लिए HSC, BCA एंड MCA। BCA refers to बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद बारी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली वो व्यक्ति है जो दवाइयों की कंपनियों से दवाइयाँ डॉक्टर्स के पास ले जाता है, उनको समझाता है कि भाई कौन कौन सी दवाई हमने नई लॉन्च करी है या किस ड्रग का क्या यूजेज है। सो उसके लिए क्वालिफिकेशंस होगी HSC, स्पेसिफिकली इन साइंस स्ट्रीम। Specifically in science stream, then B Pharma यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर B Pharm, बैचलर्स इन फार्मेसी। ओके, एंड लास्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब इसके लिए क्वालिफिकेशंस है HSC, BCom एंड देन CFA। CFA stands for चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, ये US बेस्ड डिग्री है और बहुत अच्छी वैल्यू फैच करती है। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कामों के लिए एनालिस्ट को हायर किया जाता है। सो ये चार्ट आपके सामने मैंने बनाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 12 क्वालिफिकेशंस, बेटा रेडियस इतना बड़ा है, जॉब का दायरा इतना बड़ा है कि 100 से ज्यादा क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये वो 12 क्वालिफिकेशंस है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पिछले सालों के अगर बोर्ड पेपर्स को चेक किया जाए तो मैक्सिमम इन्हीं के इर्द गिर्द। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरप्राइजिंगली आ जाती हैं कभी कभी, जैसे ईयर 2009 में, आज से 11 साल पहले, सबको हैरान करते हुए जॉब एप्लीकेशन पूछा गया था शेफ का। तो उसके लिए डिग्री चाहिए होती है होटल मैनेजमेंट। सो उसका कॉन्सेप्ट जाता है HSC, BBA, MBA इन होटल मैनेजमेंट। सही सुना आपने, आपको शेफ बनने के लिए भी होटल मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए होगी, समझे बेटा। लेकिन उसके चांसेस बहुत 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 कम है।
मेजर क्वालिफिकेशन जो है वो पूरा चार्ट आपके सामने है। ये पूरा चार्ट आपको कॉपी करना है फटाफट। तो इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर एक जॉब एप्लीकेशन फ्रेम करके दिखाता हूं, इस तरह से एक जॉब एप्लीकेशन बनता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक 2 बार हम रुक चुके हैं और दोनों बार आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं, ये मुझे उम्मीद है। अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। मैंने पहले सोचा था कि फॉर्मेट बनाऊं, आपको सबको फॉर्मेट सिखाऊं, बट उसमें ज्यादा समय चला जाता और इट विल बी बेटर टू वर्क ऑन द टॉपिक डायरेक्टली। तो सीधे ही एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको मैं सीधा एक 7 मार्क का जॉब एप्लीकेशन बनाना ही सिखा रहा हूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। एबीसी स्कूल अहमदाबाद requires ABC School Ahmedabad requires थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ABC School Ahmedabad is looking for a candidate। रिक्वायर शब्द यूज करूं तो ऐसा लगता है मार्केट से कोई सामान खरीद रहा है, कमोडिटीज ही है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा बदला। एबीसी स्कूल अहमदाबाद इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट for the post of commerce teacher। ABC School Ahmedabad is looking for a candidate for the post of commerce teacher। You are Anand यहाँ पे अंजलि। ओके, सो यू आर आनंद अंजलि draft an application for the above mentioned post with complete details। ओके, सो आपको यहाँ पे अपना जॉब एप्लीकेशन क्रिएट करना है। एबीसी स्कूल अहमदाबाद इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉमर्स टीचर। You are Anand या फिर अंजलि ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट विद कंप्लीट डिटेल्स। ये आपका क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन है 2 चीजों का, पहला है एप्लीकेशन लेटर और दूसरा है आपका रेज्यूमे। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन बनाने के 2 तरीके। पहला, व्हेन रेज्यूमे इज पार्ट ऑफ द लेटर, रेज्यूमे लेटर के अंदर ही इंक्लूड हो गया, और दूसरा when resume is provided separately। मैं आप लोगों को दोनों सिखाने वाला हूँ। आज हम पहला पार्ट सीखेंगे when resume is part of a letter, लेटर का वो हिस्सा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला काम, लेटर भेजते वक्त आपको एक मजेदार चीज सिखा, ध्यान से देखिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे एक पेपर चाहिए होगा। I'll show it to you. Just give me a minute. Okay, so जैसे मैंने कहा मुझे एक पेपर चाहिए होगा,
आपके घरों पे कभी भी जब एनवलप्स आते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका एड्रेस जो होता है वो यहाँ होता है, बाहर की तरफ दिख रहा होता है, और भेजने वाले का एड्रेस पीछे की तरफ होता है। उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो लेटर सेंड कर रहा है उसको अपना लेटर एड्रेस यहाँ लिखना होता है ऊपर की तरफ, और जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस बाद में आता है, और नीचे होता है कंटेंट। और आप नोटिस करिएगा आपके घर पे जो एनवलप आता है उसके अंदर लेटर इस तरह से फोल्डेड होता है कि भेजने वाले का एड्रेस पीछे चला जाए, जिसको मिलने वाला है उसका एड्रेस यहाँ आ जाए, और लेटर का कंटेंट इनसाइड हो जाए। इसीलिए इनके ऊपर कई बार आपने पढ़ा होगा लिखा होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। समझे बेटा? तो बेसिकली यही रीजन है कि अपना एड्रेस सबसे ऊपर लिखना होता है। ये शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये ड्राफ्टिंग का एक बहुत पुराना और बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। हमेशा अपना एड्रेस सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस, और उसके बाद होता है कॉन्टेंट। ठीक है? इट वाज जस्ट फॉर योर जनरल आइडिया। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। अब हमें नाम तो दे दिया गया, एड्रेस तो दिया नहीं गया, सो हमें एक रैंडम एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए एक रैंडम एड्रेस क्रिएट करते हैं। आनंद शर्मा। ठीक है? नाम लिख दिया। अब आनंद शर्मा कहीं ना कहीं तो रहता होगा किसी न किसी बिल्डिंग में। एड्रेस लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है? एड्रेस के बेसिकली 4 लाइन्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नाम के अलावा। ओके? बेसिक एड्रेस, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी। आई रिपीट, बेसिक एड्रेस, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी। ध्यान से देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं। आनंद शर्मा नाम लिख दिया, B401 सनशाइन 2, ये बिल्डिंग का नाम दे दिया। ओके? B401 सनशाइन 2 हाउसिंग सोसाइटी का नाम। ओके? आनंद शर्मा B401 सनशाइन 2 आ गया बेस एड्रेस, ये बेसिक एड्रेस है। इसके बाद आएगा लैंडमार्क, ऑपोजिट गैलेक्सी मॉल। लैंडमार्क क्या हो सकता है? कोई स्कूल, गार्डन, पॉपुलर बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिस, कोई फेमस सर्कल, देन कोई बैंक। समझे बेटा? लैंडमार्क बेसिकली उसे कहा जाता है। सो आनंद शर्मा B401 सनशाइन 2 ऑपोजिट गैलेक्सी मॉल। ओके, सो नेम आ गया, बेसिक एड्रेस आ गया, लैंडमार्क आ गया। अब आएगा लोकेलिटी। ओके? नारायणपुरा, अहमदाबाद 07। अब आप सोच रहे होंगे मुझे अहमदाबाद के सब इलाकों के पिन कोड याद है। नहीं बेटा, आप कोई भी रैंडम नंबर चुन सकते हो 01 से 99 तक। कोई डायरेक्टरी लेके वेरीफाई करने वाला नहीं है कि आपने एग्जैक्ट पिन कोड लिखा है या नहीं। सो नेम, बेसिक एड्रेस, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी विथ पिन कोड। यहाँ पे आपका एड्रेस खत्म होता है। राइटिंग स्किल्स में सबसे ज्यादा फोकस देना होता है ना बेटा, तो पंक्चुएशन मार्क्स को देना होता है। आप नोटिस करिए, कॉमा कॉमा कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा कॉमा, डैश, फुल स्टॉप। ये पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत बड़ा है, तो थोड़ा केयरफुली काम करें। अब हमेशा की तरह आपको एक आइडिया तो होगा, ये आप पहले के लेक्चर देख चुके हैं। ये अंडरलाइन के साइन का मतलब होता है आपको एक लाइन लीव करना है। फिर आएगा डेट। डेट के 2 मेथड्स होते हैं, नोटिस राइटिंग के टॉपिक के दौरान आपको सिखा चुका हूं, ब्रिटिश मेथड एंड अमेरिकन मेथड। कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? तो डेट लिखते हैं, आज की तारीख लिख देते हैं 28 जुलाई 2020। ओके? 28 जुलाई 2020। यहाँ पे हो गया हमारा एड्रेस भी खत्म हो गया पहले वाले का, भेजने वाले का, और डेट भी खत्म हो गया। अब आगे का कंटेंट जारी रखो, उसके लिए जगह नहीं है, तो आप इतना फटाफट कॉपी करिए। ठीक है?
मैं आपको 30 सेकंड का पॉज देता हूँ, पढ़ा। तो स्टूडेंट्स हमने ये कहा गया मैंने मिटाया, अपना एड्रेस लिख लिया, डेट लिख लिया। अब जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका भी तो एड्रेस आएगा। ओके, सो टू यानी किसको लेटर जा रहा है। अब ये टू ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि हमने जब लेटर लिखा है बिगिन किया तो फ्रॉम नहीं लिखा है, ठीक है। सो टू ना भी लिखें तो चलेगा। अब स्कूल में अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर जगह पर एक कंसर्न पर्सन होता है। अगर आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो एचआर मैनेजर से कम्युनिकेट करना होता है। अगर एक शॉप पे अप्लाई कर रहे हैं तो ओनर को अप्रोच करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रिंसिपल को लेटर अप्रोच करना, ठीक है। सो टू द प्रिंसिपल, ओके, एबीसी स्कूल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 01। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें कोई लैंडमार्क क्यों नहीं है। अरे बेटा अभी भी तो बताया, स्कूल खुद एक लैंडमार्क होता है, तो लैंडमार्क को लैंडमार्क की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एड्रेस छोटा है। टू द प्रिंसिपल एबीसी स्कूल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। इसके बाद आता है लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है सब्जेक्ट। एक लेटर की आत्मा, कोर एक सब्जेक्ट हुआ। अक्सर वो लेटर्स जिनके ऊपर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता वो पढ़े ही नहीं जाते, सीधे डस्टबिन में फेंक दिए जाते, समझे बेटा। इसीलिए पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक लाइन लीव करेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉमर्स टीचर, ठीक है। अब ब्रैकेट दे ना दे डजंट मेक अ डिफरेंस, तेरा अच्छा रहता है। ओके, एक लाइन और लीव करेंगे और फिर आएगा सैल्यूटेशन। आप यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम। अब यहां पे डियर सर क्यों नहीं लिखा। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फर्क समझिए। डियर एक इनफॉर्मल कम्युनिकेटिव वर्ड, डियर उसको कहते हैं जिससे हमारी पर्सन टू पर्सन जान पहचान, लेकिन प्रिंसिपल के साथ हमारी पर्सन टू पर्सन जान पहचान तो है नहीं। सो रिस्पेक्टेड सर या मैम, प्रिंसिपल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके, रिस्पेक्टेड सर या मैम एंड देन बिगिंस योर लेटर। कैसे, ध्यान से देखिएगा। पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट होता था मार्जिन लाइन स्पेस छोड़ो और लिखो, लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो इस वक्त सीबीएसई, एनसीईआरटी एज वेल एज गुजरात बोर्ड तीनों ने एक्सेप्ट कर रखा है, इस स्पेस मत छोड़ो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू करो। ओके, मैंने आपको बताया था कि लेटर का कम्युनिकेशन पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट होता है रेफरेंस, कि आपको जानकारी कहां से है। ओके, सो with reference to your advertisement in TOI, that's Times of India newspaper. With reference to advertisement in TOI dated, अब जैसे आप अगर अप्लाई कर रहे हो 28 जुलाई को, मतलब अखबार में 1-2 दिन पहले खबर आपने पढ़ी होगी। सो सो डेटेड 26 जुलाई 2020, I hereby apply
for the post of commerce teacher. अब जैसे कि मैंने आपको बताया आज वाला एप्लीकेशन में वो बना रहा हूं, रेज्यूमे इज पार्ट ऑफ द लेटर. ओके, with reference to advertisement in TOI dated 26 July 2020, I hereby apply for the post of commerce teacher. Following are my डिटेल्स. ये जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो सब मेरी जानकारियां हैं. ओके, सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा आपका रेज्यूमे. ठीक है, रेज्यूमे मैं बोर्ड के 2 हिस्सों में बनाने वाला हूं ताकि हमारा समय बच सके. सो फटाफट इसको कॉपी करिए, आपके पास 30 सेकेंड बस. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. नाउ आपके सामने बोर्ड पे मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में 2 पार्ट्स नहीं बनाने बेटा, याद रखिएगा. ये मैंने अपने समय बचाने के लिए कि मैं एक बार लिखूं फिर आप मिटाऊं फिर आप कॉपी करें, उससे बचाने के लिए मैंने बोर्ड को 2 हिस्सों में बांटा. आपको इस सीक्वेंस में जाना है, पहले यहां का कंटेंट कॉपी करना है फिर यहां. ओके, चलिए. अब जैसे कि मैंने बताया शुरू हो जाएगा रेज्यूमे. रेज्यूमे जो है जैसे मैं आपको बता चुका हूं 3 मार्क का टॉपिक है और बहुत गजब का टॉपिक है. ठीक है, सो फटाफट इसके टॉपिक्स को हम कवर करते चलेंगे. रेज्यूमे का पहला पड़ाव पर्सनल डिटेल्स. नाउ पर्सनल डिटेल्स में 6 चीजें कवर होती हैं, 1 बाय 1. नेम, एज, जेंडर. ठीक है, नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोट. नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोट. अच्छा दिखे इसीलिए सेटअप से लिखिएगा. जैसे नेम आनंद एस शर्मा. एस बेसिकली रिफर्स टू फादर्स नेम. एज, अब इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, मैं आपको कैलकुलेट करना चाहूंगा. ये बहुत ट्रिकी चीज है. ऐसा नहीं है कि लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताते, लेकिन बताने का एक छोटा सा थोड़ा इंतजार है. मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट की जाती है. सो एज हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं. जेंडर, ना जेंडर मेल या फीमेल. ओके, सो मेल. नेशनैलिटी इंडियन. यहां पर रिलीजन मत लिखिएगा, कई लोग हिंदू, जैन, ओबीसी, यहां पे आपकी कास्ट नहीं पूछी जा रही है बेटा. नेशनैलिटी, आप इंडियन है, चाइनीज है, जापानीज है, अमेरिकन है, वो आपको बताओ. ओके, देन मैरिटल स्टेटस. यहां पे 2 ही ऑप्शन है, मैरिड या फिर अनमैरिड. वो फेसबुक की तरह सिंगल, डबल, कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट नो, रेडी टू मिंगल, ये सब चीजें मत लिख देना बेटा कभी भी. हमेशा या तो मैरिड या तो अनमैरिड. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब चीजें क्यों पूछी जा रही. देखो बेटा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अगर इंसान मैरिड है या फिर अनमैरिड. अनमैरिड इंसान फ्लेक्सिबल जॉब कर सकता है, उसको ट्रांसफर बहुत इजीली दिया जा सकता है. अकेला इंसान है, मोदी जी की तरह थैला उठाया और चल दिया. लेकिन मैरिड इंसान के लिए बहुत कठिन होता है सामान इधर से उठाना, शिफ्ट होना. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को जानकारी मिले, आप जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, सो नेम, एज ब्लैंक छोड़ दिया है. जेंडर, नेशनैलिटी, उसके बाद आता है लैंग्वेजेस नोट. तो जो जानकारी हो आपको भाषाओं की वो लिखने की. जैसे हम लिख सकते हैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश.
आप इसमें जो भाषाएं आपको आती हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो आती हो लिख सकते हैं, लेकिन वही लिखना जो आती हो। कल चल के आपके एम्प्लॉयर को भी वो भाषा आती है और उसने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, तो भाई साहब कॉमेडी हो जाएगी, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स खत्म हो गई। उसके बाद सेकंड टॉपिक होता है, एक लाइन लीव करनी है बेटा, ऑब्जेक्टिव, यानी हमारी संस्था को ज्वाइन करने के पीछे आपका मकसद। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? टू वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी to work to work for the betterment and enhancement, for the betterment and enhancement of the organization along with पर्सनल करियर। कहने का उद्देश्य ये है कि मुझे आपके साथ काम करना है पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ। आपकी कंपनी की तरक्की हो, प्रगति हो, मुनाफा हो, लेकिन आप मेरा भी ख्याल रखिएगा। ये जो आता है ना अलॉन्ग विद पर्सनल करियर, ये दिखाता है आपका एम्बिशियस होना। किसी भी जॉब के लिए आपका एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट कवर हो गया, पर्सनल डिटेल्स। दूसरा पॉइंट कवर हो गया ऑब्जेक्टिव। तो आपका एक पेज का काम यहाँ पे खत्म होता है। जगह बाकी हो तो आगे का टॉपिक भी करिएगा। नेक्स्ट आता है एकेडमिक। एक मार्क तो लगाना रह गया। हाँ, नेक्स्ट आता है बेटा एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी आप पढ़ाई के मामले में कैसे, तो उसका एक छोटा सा टेबल बन जाता है। कैसे? क्वालिफिकेशन, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग एंड रिजल्ट या परसेंटेज, ठीक है। सो अब याद करिए, टीचिंग के लिए जो आपको 3 क्वालिफिकेशंस मैंने लिखवाए थे। कॉमर्स टीचर है, सो बीकॉम, एमकॉम एंड बीएड, ठीक है। आप इसमें यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, जैसे हमारी है गुजरात यूनिवर्सिटी। कभी भी ऐसे कॉमन साइन मत दे देना, गलत होता है। हमेशा मेंशन प्रॉपरली, ओके। गुजरात यूनिवर्सिटी एंड अगेन गुजरात यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं तो उसका नाम दे सकते हैं, अन्नामला यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, जीएलएस यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, ओके। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दे दूं, मैंने बीकॉम किया गुजरात यूनिवर्सिटी से, एमए इंग्लिश लिटरेचर किया मैंने राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, समझे बेटा। तो बीएड मैंने किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, एनआईओएस से। तो आप अलग अलग जगह से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या झंझट दिमाग में पालने का। एक गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा फ्री। नाउ हियर कम्स अ बिग क्वेश्चन कि आपको अप्लाई करना है एज अ फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। हम आज के लेक्चर के लिए हम फ्रेशर चुन रहे हैं, ठीक है।
फ्रेशर मतलब ताजा ताजा, अभी अभी जॉब अपना क्वालिफिकेशन खत्म करके निकला है। तो आपका बीएड कब खत्म हुआ होगा? ईयर 2020 में। ओके, अब बीएड जो है वो 2 साल का कोर्स है, तो आपका एमकॉम कब खत्म हुआ होगा? 2018। और एमकॉम भी 2 साल का कोर्स है, मतलब आपका बीकॉम कब खत्म हुआ होगा? 2016। ये रिवर्स कैलकुलेशन है बेटा। बीएड जो है वो 2 साल का कोर्स है, आपका एमकॉम खत्म हुआ होगा 2018 में, तभी तो 2 साल बाद बीएड हुआ ना। उसी तरह से अगर एमकॉम 2 साल का कोर्स है तो आपका बीकॉम खत्म हुआ 2016 में। इसको बेसिकली स्टीव जॉब्स की थ्योरी कहते हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, नाउ ग्रेड्स डाल देते हैं, अपनी मर्जी से डाल सकते हो, कभी ऐसे 80-90% मत डाल देना। ओके, मेक अ बेसिक अजम्पशन 72%, 70-65। ओके, एक एवरेज रिजल्ट आप डाल सकते हैं। 90 रिजल्ट आता नहीं है बीएड में, कभी 90% रिजल्ट आता नहीं। मैक्स यू कैन गेट इज अराउंड 75-80%, but that also rarely happens. So this is what you can do. Now comes a big question. आपको मैंने एज का कॉलम ब्लैंक छुड़वाया, अब आइए उसकी भरपाई करते हैं। मैंने आपको क्यों छुड़वाया था वो भी समझा देता हूं। आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जिस साल आप अपना ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, उस साल आपकी उम्र होती है 21 साल। ये बहुत मायने रखता है। आप अगर यहां पे लिखते हैं एज 21 साल तो इतनी सारी पढ़ाई कैसे कर ली? अगर एज लिख दी 30 साल तो आपको इतना समय क्यों लग गया? एकेडमिक रिकॉर्ड की एक सबसे बड़ी और रेलेवेंट रिक्वायरमेंट होती है कंसिस्टेंसी। आप बिना फेल हुए, बिना साल गंवाए, एक दर एक साल अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इसीलिए मैंने एज का कॉलम बाकी छुड़वाया। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना कोई ध्यान से चेक करता है? बेटा मैं खुद चेक करता हूं बोर्ड एग्जाम्स में। हमें रेज्यूमे से पता चल जाता है कि इसको 3 मार्क देने हैं या 1 मार्क देना है, और आपका एज मेंशन करने का क्राइटेरिया प्रूव करता है कि इस बच्चे को कैलकुलेशंस पता है, इसको पता है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम क्या दिया है? हाउ टू ड्राफ्ट अ परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन। समझे बेटा? मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं ये चीज। अच्छा, होमवर्क अभी बता रहा हूं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर को फॉरवर्ड करके एंड में देख लेते हैं होमवर्क क्या दिया सर ने। आज उनको करूंगा सरप्राइज। तो आपका होमवर्क क्या है? कॉमर्स टीचर के बजाय अब आपको लैंग्वेज टीचर का, इंग्लिश टीचर का जॉब एप्लीकेशन होमवर्क में बनाना है। ठीक है? कई बच्चे जानबूझ, मैं स्मार्टनेस जानता हूं आप सब, वीडियो लेक्चर ध्यान से देखने का नहीं, हाँ स्क्रीनशॉट्स लेते रहने का, कॉपी कर देने का, और आखिर में पता चल जाता है कि कौन सा है। सो उनको करूंगा आज सरप्राइज। आपको जॉब एप्लीकेशन बनाना है इंग्लिश टीचर, इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर। ठीक है? सो एज कितनी होगी? अब देखिए, अगर 2016 में आप 21 साल के थे तो उस समय से कितना समय बीता है? 4 साल। मतलब आपकी एज अब हो जानी चाहिए 25 साल। अब हम अपनी एज यहां पे भरेंगे 25 ईयर्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर बहुत लंबा खिंच चुका, मैं जानता हूं। मैंने आपको कहा था 45 से 50 मिनट का लेक्चर ये बनेगा, क्योंकि 7 मार्क्स स्टार्ट हो गया और पहले ही लेक्चर में मुझे आपको फुल थ्रॉटल वर्क पे ले जाना था। ठीक है? एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया। अदर इंटरेस्ट यानी बेसिकली हॉबीज। यहां पे आपको कोई भी 2 अदर इंटरेस्ट आप मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं रीडिंग, ओके, डांसिंग हो तो डांसिंग, सिंगिंग हो तो सिंगिंग। ओके, रीडिंग लिख दिया, ट्रैवलिंग लिख दिया। आप जो और आपकी रियल हॉबी हो वही लिखिएगा। कल चाहे आप लिखते हैं भाई मुझे वायलिन बजाना अच्छा लगता है, और वहां पे इंटरव्यू में बंदों ने वायलिन आपको थमा दी, बजाओ, और क्लास म्यूजिक निकाला आपने, तो भाई साहब झूठ बोलने के इल्जाम में बाहर। जॉब एप्लीकेशन की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, नेवर मेक फॉल्स कमिटमेंट्स। कभी भी झूठे वादे करने नहीं चाहिए। ओके? सो पर्सनल डिटेल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, अदर इंटरेस्ट हो गया। आपके जॉब एप्लीकेशन के अंदर रेज्यूमे में होते हैं 5 या 6 पॉइंट्स।
5 पॉइंट्स का और 6 पॉइंट्स का। मैं आपको दोनों समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो 6 पॉइंट्स इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो वर्क एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो होंगे 5 पॉइंट। 5वां पॉइंट आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, अच्छा, एक मेजर पॉइंट मैं बताना भूल गया हूं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, हर इस टॉपिक के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है। बेटा, ये मैसी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर का मार्क याद रहे, इसका मतलब है हर पॉइंट के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या आएगा? कॉन्टैक्ट डिटेल्स में बेसिकली क्या आती हैं? 3 चीजें। आपने जो एड्रेस प्रोवाइड किया वो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी, ठीक है। तो एड्रेस हमने दिया था B401, एक सेकंड, एड्रेस। कई सारे लोग लिख देते हैं एज मेंशन्ड अबव, कभी भी ये गलती मत करना, लिखो फिर से। B401 सनशाइन 2 ऑपोजिट गैलेक्सी मॉल, नारनपुरा, अहमदाबाद 07। ओके, तो ये आपका एड्रेस हुआ। कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आप 88880000112255। अरे भाई, रैंडम नंबर है, किसी को फोन मत लगा देना वरना मुझसे लड़ेगा कि आपने मेरा नंबर कैसे डाल दिया। सो इट्स अ रैंडम नंबर, ओके। 8800112255। क्या पता किसी का रियल में नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, मैं एक नंबर कम कर देता हूँ, 9 नंबर का नंबर, और यहाँ पे स्टार मार्क बना देता हूँ, कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। एंड देन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी anand51@gmail.com, ये आपका ईमेल आईडी लग गया। सो बेटा, यहां पर आपका 3 मार्क का ग्रैंड टॉपिक रेज्यूमे खत्म हो जाता है। अब बच जाता है बस एक आखिरी पैराग्राफ, जिसमें मुझे मेंशन करवाना है कि भाई नौकरी मिली तो हम अच्छे से काम कर लेंगे, और क्लोजर। बस बहुत कम समय बचा है, हार्डली 5 मिनट का काम बाकी है। फटाफट ये बोर्ड वर्क कॉपी करिए, ठीक है। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं अपने लेटर के अंत पे, ठीक है। तो रेज्यूमे खत्म करने के बाद एक चीज रह जाती है, वो है डिक्लेरेशन। ये जानकारी देना, ये विश्वास दिलाना कि भाई जो जानकारी मैंने दी है वो बिल्कुल सही है। इसे सेल्फ अटेस्टमेंट भी कहते हैं। डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, यानी जो जानकारी मैंने अभी तक दी, इज ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मेरी जानकारी के मुताबिक 100% ट्रू है। उसके बाद आपका रिज्यूमे तो खत्म हो गया, लेटर का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। I assure you that if I will be given the opportunity, I will give my 100% and try to overcome your expectations. कभी भी हद से ज्यादा वादे नहीं करने के, कभी भी बेचारापन नहीं दिखाने का। सर, I need this job, I will be very thankful and all that, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। Be polite as well as sober. One more important point, कभी भी जॉब एप्लीकेशन में एक्सपेक्टेड सैलरी मेंशन ना करें। सैलरी हमेशा वहां जाकर पता चले, इस तरह से ही जाइएगा। सो नेवर मेंशन। कई लोग आपको बोल सकते हैं कि रेज्यूमे में एक्सपेक्टेड सैलरी लिखो, कभी मत लिखो, इसका नुकसान हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 25,000 की सैलरी, आपने लिख दिया 25,000। अब कंपनी का स्टैंडर्ड था 18,000 या 20,000, तो नौकरी हाथ से गई, शायद आपको उसकी जरूरत थी। या फिर आपने लिख दिया 25,000 और कंपनी 40,000 देने की सोच रही थी, तो आपका 15,000 का नुकसान। इसीलिए पहला मौका हमेशा एम्प्लॉयर को दो, उसको बोलो कि आप मुझे कितनी सैलरी ऑफर कर सकोगे, ठीक है। सो
I assure you that if I'll be given the opportunity, I'll give my 100% and try to overcome your expectations, expecting a positive response. बस इतना ही लिखना है भाई. मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ में आएगा. Regards, yours truly, yours faithfully, yours sincerely, कुछ भी नहीं. कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं. Regards मतलब मेरी तरफ से आपको नमस्कार. Regards आनंद शर्मा, जो नाम आपने क्वेश्चन की बिगनिंग में लिखा है. कई लोग अंत में अपना नाम लिख के चले जाते हैं. भाई साहब, कॉपी केस का मैटर हो जाएगा. जो नाम आपने लेटर की बिगिनिंग में लिखा है वही. यहाँ पर आपको लगता होगा लेटर खत्म, नहीं, आपको एनक्लोजर भी देना होगा. ENCL मतलब एनक्लोज्ड विथ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स. आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी फोटो कॉपीज आपको भेजनी. ठीक है. तो यहाँ पे आपका हाउ टू ड्राफ्ट अ परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन का पहला लेक्चर खत्म होता है विद एन एग्जाम. 7 मार्क का टॉपिक है बच्चा, और 7 में से 7 लाने की आपकी काबिलियत है अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट चाहते हो. आने वाले लेक्चर्स में कई सारे और मजेदार जॉब एप्लीकेशंस लेके आऊंगा. ये 5 लेक्चर्स की सीरीज है. ये पहला लेक्चर है और लंबा लेक्चर है. आने वाले लेक्चर भी लंबे रहने वाले हैं, तो थोड़ा समय निकाल कर बैठिए. जब भी बैठिए, बेटर क्वालिटी के लिए हमेशा हेडफोन्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें. आपको ऑडियो अच्छा सुनाई देगा. ठीक है बेटा. उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा. इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, डिफिकल्टी है, तो आप मेरे ईमेल आईडी ashok.success@gmail.com पे भी हमें क्वेरीज भेज सकते हैं. इसके अलावा आप अपने कमेंट्स, सजेशंस और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. एक और आपको खुशखबरी बता रहा हूँ, आपका प्यार दिनों दिन बढ़ रहा है. लास्ट टाइम जब आपसे मिला था तो मैं आपको बोल के गया था कि वी विल क्रॉस 650 टुडे, और एक हफ्ते बाद, एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद आज हम 700 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं. ये सब आप ही की वजह से है. इसी तरह से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए. हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आया करेंगे. कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है. अनलॉक है, लेकिन बिना काम के बाहर ना निकलें, अपने घरों पे रहें और इसी तरह से मज़े से पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू.